हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अकाउंट्स में देखिए हमने अब तक क्या किया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं रूल्स का यूज करके आज हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, टी शेप अकाउंट। द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज टी शेप अकाउंट। ठीक है, तो टी शेप अकाउंट नाम इसको क्यों दिया, क्योंकि इसकी जो शेप है वो टी जैसी ही होती है। ठीक है, ये टी, तो ये टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा है ये हमारी होती है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये हमने कॉलम बनाया, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount। ठीक है, तो जो डिफरेंट अकाउंट्स मैंने बताए हैं उनके टी शेप अकाउंट उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम बनाएंगे और उनका बैलेंस कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। अब फर्नीचर अकाउंट बनाना है अगर हमें, तो फर्नीचर क्या होता है, देखो फर्नीचर एसेट्स होती है। अब असेट्स अकाउंट में भी मैंने बताया था असेट्स रियल अकाउंट में होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। या फिर असेट्स अकाउंट से भी आपको बताया था असेट्स अकाउंट है, सारी असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो जब जब मेरी असेट्स इंक्रीज होगी, जिसका भी मैं अकाउंट बना रही हूँ, तो मुझे इस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, ये है डेबिट साइड, है ना। और जब जब डिक्रीज होगा तो मुझे इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, सपोज 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास सपोज बिजनेस के पास 20,000 रुपीज का फर्नीचर था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर था, है ना। तो जो मेरे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस जो भी, अब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, जो ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास बैलेंस होगा वो ओपनिंग, जो ईयर एंड पर होगा वो क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो जिनका भी डेबिट बैलेंस होता है उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे, जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। और अगर डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो हम 2 से लिखेंगे। जैसे ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन क्या होता है, ब्रॉड हम लेकर आए हैं, डाउन नीचे लास्ट ईयर से, यानी लास्ट ईयर से इस साल में हम लेकर आए हैं। तो लास्ट ईयर से इस साल में आया, तो इस साल का क्या है, ये ओपनिंग, और लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 20,000। सपोज ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज का फर्नीचर और परचेज हुआ। फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 30,000। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर, अभी क्या बोला, जब जब असेट्स इंक्रीज होगी क्या करना है, डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्या करना है, क्रेडिट। तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा ना, फर्नीचर को देखना है हमें जो अकाउंट हम बना रहे हैं। तो फर्नीचर परचेज होगा तो फर्नीचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसे क्या करना है, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो रूल क्या लगता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो डेबिट साइड में मैं क्या लिख दूंगी, 2। अगर कैश परचेज किया है तो 2 बैंक लिख दूंगी, क्रेडिट परचेज किया है तो मैं यहाँ 2 बैंक, जिससे भी परचेज किया उसका नाम लिखूंगी। तो मैंने कैश परचेज किया तो मैं यहाँ 2 कैश या 2 बैंक लिखती हूँ। कितने का परचेज किया, 30,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस फर्नीचर में से 10,000 रुपीज का फर्नीचर मैंने सेल कर दिया। जब सेल करूंगी तो फर्नीचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट। डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो क्या लिखना है, 2 से, क्रेडिट साइड में कुछ लिखना है तो क्या लिखना है, बाय से। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, सेल हुआ और कैश आया मेरे पास, तो बाय कैश या बाय बैंक। सपोज बैंक के थ्रू चेक मैंने लिया तो बाय बैंक, और कैश लिया है तो बाय कैश। कितना, 10,000। ठीक है, और 5,000 रुपीज का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने बताया था
reducing value of any assets because of use in time is depreciation। अब फर्नीचर जो मेरे पास मैंने इस पूरे साल यूज किया है तो इसकी वैल्यू कुछ रिड्यूस हो चुकी होगी, इसकी वैल्यू मार्केट में कुछ डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, है ना। तो वो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं डिफरेंट। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो देखेंगे। तो 5000 रुपीज डेप्रिशिएशन हमें गिवन है कि 5000 रुपीज से फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट हुआ तो रिड्यूस हुआ, कम हुआ तो डिक्रीज हुआ। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिशिएशन कितना, 5000। तो ऐसे जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फर्नीचर परचेज हुआ तो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिख देना है। सेल किया तो बाय बैंक क्रेडिट साइड में, बाय कैश भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर टू बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिखते हैं, कैश है तो कैश लिखते हैं। और अगर क्रेडिट पर कर रहे हैं तो यहाँ जिसको सेल परचेज किया उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बैलेंस निकालना है, बैलेंस कितना बचा, मतलब नॉर्मल जनरली सोच के देखो 20,000 रुपीज का मेरे पास फर्नीचर था, 30 का और परचेज किया तो टोटल कितने का हो गया, 50 का। अब उस 50 में से 10,000 का मैंने सेल कर दिया और 5,000 मेरी डेप्रिशिएट हो गए, है ना। तो बैलेंस कितना बचा, तो जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखूंगी मैं, टू बैलेंस। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये तो ब्रॉट डाउन था, मैं लेकर आई थी, बीडी ओपनिंग बैलेंस था। ये क्या है, सीडी कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब नीचे, नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है। इस साल के लास्ट में मेरे पास जो बैलेंस बचा, कितना बचा, 50,000 टोटल था, इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 35,000। और ये 35,000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है तो नेक्स्ट ईयर मुझे इसको क्या करना है, कैरेट फॉरवर्ड करना है। टोटल दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं, टी शेप अकाउंट, डेबिट क्रेडिट करके दोनों साइड इक्वल करनी होती है। सिंपली अगर हम इसको देखें तो दोनों साइड इक्वल करनी है, तो जो साइड कम होगी उस साइड मेरा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो 50 था ही, इसका टोटल 15 था, तो इसको अगर 50 बनाना है तो मुझे कितना और लिखना पड़ेगा, 35,000। तो ये मेरा क्या हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि 50,000 का मेरे पास फर्नीचर था 10 और ये गया तो बैलेंस कितना बचा, 35,000। तो ये दोनों साइड अब मेरी क्या होगी, इक्वल। ये इक्वल होनी चाहिए। इनको इक्वल करने के लिए जो भी बैलेंस जहां लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब आप बोलोगे कि असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में कैसे आया, है ना। तो ये जो बैलेंस है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस ही है। क्रेडिट में तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, ये बैलेंस किस में से बचा, डेबिट साइड में मेरे पास 50,000 रुपीज थे। डेबिट में कितने थे, 50,000, और क्रेडिट में ऑनली कितने थे, 15,000। तो बैलेंस किस में से बचा होगा, डेबिट में से ही बचा होगा ना, क्रेडिट तो ऑलरेडी शॉर्ट है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, वो रिवर्स साइड में आता है हमेशा। अगर ओपनिंग मेरा डेबिट में है तो क्लोजिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट में। लेकिन अगर क्लोजिंग नेगेटिव है, जो कि एसेट्स के केस में पॉसिबल होता नहीं है, तो ये दोनों साइड आ सकते हैं, है ना। तो कैश के केस में होता है, अभी कैश का भी हमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये है टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। तो क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में है तो वो डेबिट है, ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमारा हमेशा रिवर्स साइड में होगा। जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, जितने भी बैलेंस क्रेडिट होते हैं क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये टी शेप अकाउंट बनाया। अभी कैश का बैलेंस हम देखते हैं, एक अकाउंट कैश का बनाएंगे। कैश में देखो क्या होता है, कैश है, ठीक है। तो कैश भी क्या होती है, एसेट्स। तो कैश का हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे। कैश भी एसेट्स है, ठीक है, रियल अकाउंट है।
तो कैश पर भी कौन सा रूल अप्लाई होता है? वही रियल अकाउंट वाला, वही एसेट्स वाला, डेबिट बैलेंस है। तो मेरे पास अभी 5000 रुपीज ईयर के स्टार्टिंग में कैश था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास? 5000। तो 5000 अगर मेरे पास ओपनिंग था, उसके बाद मुझे क्या हुआ, मैंने सेल किया, तो सेल किया तो कैश आएगा मेरे पास। 20000 रुपीज की मैंने सेल की, तो कैश आया, इंक्रीज हुआ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? टू सेल, कितना? 20000 रुपीज। तो 20000 रुपीज मेरे पास आ गए। उसके बाद मैंने परचेज किया, परचेज करूंगी तो क्या होगा? कैश जाएगा, तो बाय परचेज, कम होगा तो मुझे क्रेडिट करना है इसको, कितना लिख दिया? 5000। उसके बाद मैंने कुछ और परचेज किया, सपोज गुड्स परचेज की या मशीनरी परचेज की, और वो मैंने परचेज की 50000 की, बाय मशीनरी, कैश गया मेरे पास से कितना? 50000। तो अब मुझे इसका बैलेंस निकालना है, तो अब मैं इसका बैलेंस निकालूंगी ना, तो देखो 25000 मेरे पास है डेबिट साइड में टोटल, और क्रेडिट साइड में टोटल कितने हैं? 55000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहाँ तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जो साइड कम है मुझे बैलेंस दोनों साइड इक्वल करना है ना, तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए इसको भी 55000 अगर मुझे करना है, तो बैलेंस कितना बचेगा? 30000। अगर मैं यहाँ 30000 लिख दूं, तो ये साइड भी 50000, तो ये मेरा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। तो कैश में देखो क्या हुआ, ये बैलेंस मेरा कहाँ आया? क्रेडिट साइड में, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना हुआ? 35000। तो इसका मतलब क्या है? देखो 5000 मेरे पास थे, 20000 और आए 25000, लेकिन मैंने खर्च कितने कर दिए? 55000। तो यहाँ मेरा कैश कहाँ चला गया? नेगेटिव में, मतलब मेरे पास अपना नहीं है, मैंने किसी और से लोन लिया है, क्रेडिट पर लिया है, नेगेटिव बैलेंस। तो अगर सेम साइड में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस है ना मेरे पास, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव में चला गया है, जिस भी का हम अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश में ऐसा पॉसिबल है कि कैश मेरा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि कैश में तो चलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहीं और से लोन ले लिया, तो मैं नेगेटिव शो करूंगी, तो मुझे किसी के देने हैं, मेरे पास है नहीं, मैंने किसी से लोन लिया है, तो मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला गया। लेकिन और किसी एसेट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कैश में पॉसिबल है कि डेबिट और क्रेडिट सेम आ जाए तुम्हारे, लेकिन इसका भी मतलब क्या है कि कैश आपका नेगेटिव है। अगर ये मान लो परचेज मेरी 5000 और 5000 की मशीनरी होती, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है कितना? 25,000 माइनस 10,000, 15,000, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास कैश का बैलेंस है 25,000 मेरे पास थे, 10,000 स्पेंड कर दिए, 15,000 बचे, दोनों साइड इक्वल की, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट में है जरूर क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो कैश का बैलेंस जब तक पॉजिटिव रहेगा तो वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो वो क्या, कौन सा बैलेंस बन जाता है? वो क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट कब करते हैं? एसेट्स को जब वो जाता है। तो कैश का अगर हमें बैलेंस ही हमें क्रेडिट दे रखा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पीछे अकाउंट्स के क्वेश्चन आपने करने। अब मैं क्रेडिटर अकाउंट भी आपको बता देती हूँ, लायबिलिटी का अकाउंट। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, और क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी कब बनती है? जब मैं कुछ क्रेडिट पर परचेज करके लेकर आती हूँ ना, तब मेरी लायबिलिटी बनती है एक क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट वही, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स, ठीक है। अब क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो जितनी भी लायबिलिटी होती है सबका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या है? क्रेडिट।
तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का दिया है, यानी कि मेरे पास साल के स्टार्टिंग में ही कुछ क्रेडिटर्स थे जिनके पैसे मुझे देने थे। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेबिट में लिखते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में लिखना है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 10,000 की क्रेडिटर्स थे। अब मैंने कुछ गुड्स 50,000 की गुड्स क्रेडिट पर परचेज करी। जब मैं क्रेडिट पर गुड्स परचेज करूंगी तो मेरे क्रेडिटर्स और बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर जो अकाउंट बना रहे हैं उन्हीं को देखना है हमने इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब क्रेडिट पर गुड्स परचेज करूंगी तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब जब ये इंक्रीज होंगे तो मुझे क्या करना है? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट को मैं क्रेडिट करूंगी वो तभी तो प्लस होगा, है ना। तो मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगी? बाय परचेज। तो 50,000 रुपीज की मैंने परचेज की, उसके बाद 20,000 रुपीज मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिए। अब जब मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगी तो मेरा बैलेंस जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो कहाँ लिखूंगी? कम होगी तो डेबिट साइड में। टू बैंक चेक दे दिया सपोज 10,000 रुपीज का, तो 10,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए। अब क्रेडिटर्स ने मुझे डिस्काउंट भी दे दिया, 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया, कोई बात नहीं, 5,000 रुपीज कम दे देना। तो जब 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो मेरी लायबिलिटी 5,000 से कम हो गई। कम होगी तो भी मैं क्या करूंगी? डेबिट टू डिस्काउंट। या फिर परचेज रिटर्न, मैं जो 50,000 की गुड्स लाई थी उसमें से 1,000 की गुड्स मैंने वापस कर दी, रिटर्न कर दी, तो मेरी लायबिलिटी तो भी कम हो गई। तो भी मैं यहाँ डेबिट साइड में लिखूंगी क्या? टू परचेज रिटर्न। अब मुझे क्या निकालना है? बैलेंस। बैलेंस वैसे ही निकालना है जैसे निकालते थे। तो टोटल इधर 60,000, दोनों साइड इक्वल करनी है। इधर कितना हुआ? 16,000, तो कितना आएगा ये? 44,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ? टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ था? क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है? डेबिट में। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस जहां होता है वो उसका रिवर्स बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। जब नेक्स्ट ईयर में हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिटर्स का कितना है? 44,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस है। अभी क्रेडिटर्स में बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से टी शेप अकाउंट बनाए जाते हैं, वही रूल्स फॉलो करके। तो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।